नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये फुल मॉक टेस्ट है दोस्तों। आपके एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है दोस्तों। जो भी गलतियाँ आपको इसी मॉक टेस्ट में कर लेनी है, आपको ये अटेंड करने से पहले आपको पेन कॉपी लेके बैठना है दोस्तों। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आंसर देना है और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देना है। आप कि इसमें जो 40 एमसीक्यू है दोस्तों, 40 एमसीक्यू आप कितने मिनट में कर पा रहे हो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग EMRS वाले और 1/4 नेगेटिव मार्किंग KVS वाले। ओके, नेगेटिव मार्किंग आफ्टर आपको कमेंट करना है कि कितने एमसीक्यू आपकी करेक्ट है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 15 क्वेश्चन में से ये देखना है कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 5 कर पा रहे हो, 10 कर पा रहे हो या 7 कर पा रहे हो। ये भी आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्तों। आपको ये मिस नहीं करना है। जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। क्यों शेयर करना? क्योंकि आपका एक शेयर करना, आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। अगर मेरा एक स्टूडेंट भी दोस्तों देख रहा है तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये मैं कोई मैटर नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ। अगर एक ही स्टूडेंट भी देख रहा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों मैं उसके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत के बाद में दोस्तों वीडियो बनाया जाता है। तो आपका एक इतना सा दायित्व बनता है कि आपकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है दोस्तों, लाइक भी करना है और जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। ये फुल मॉक टेस्ट है दोस्तों। ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है ताकि आप जो एग्जाम में जो दोस्तों आप गलतियां करो वो गलतियां आप इसी मॉक टेस्ट में कर लो, ताकि जो फाइनल एग्जाम आप देने जाओ वहाँ पे ये गलतियां ना कर पाओ दोस्तों। आपको 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है EMRS में, 1/4 है KVS में, उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों एग्जाम अकॉर्डिंग फील करते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। और ये सीरीज आज ही स्टार्ट की है दोस्तों। 1 बाय 1 अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। पूरा जो आपका जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। जो आपके दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो 15 टॉपिक है यहाँ पे, जैसे मीनिंग, स्कोप है, फंक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स है, कलेक्शन से ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है और स्टैटिकल टूल्स इंटरप्रिटेशन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है। पूरे सिलेबस को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट दोस्तों तैयार किया गया है। इस प्रकार ये आपका टोटल दोस्तों 15 आपके जो टॉपिक दे रखे हैं, 15 टॉपिक के अकॉर्डिंग टोटल आपके यहाँ पे 15 टॉपिक है और 15 टॉपिक के अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपका मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ना है और दोस्तों नोट कॉपी के साथ पढ़ना है। आपको लगाना है कि कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको काट के कमेंट करना है कि मेरे 40 एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। इसी प्रकार आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। If the arithmetic mean of a series is 25 and the median is 20, what is the अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मोड? यहाँ पे दोस्तों आपको बहुलक पूछा गया है। बहुलक का मान आपको बताना है क्वेश्चन में। यदि एक समांतर माध्य आपको 25 दे रखा है, मध्य का यहाँ पे 20 दे रखी है, तो यहाँ पे आपको बहुलक का मान बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको हल करके इसका मान बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जानते हो दोस्तों, जो जेड होता है यानी कि बहुलक होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे 3m, यानी कि यहाँ पे मीडियन 3 मीडियन माइनस 2x, यानी कि यहाँ पे अपन देखेंगे समांतर माध्य। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 3 को, अगर यहाँ पे माध्य का कितने दे रखी है 20 दे रखी है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। और समांतर माध्य यहाँ 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे 10 हो गई, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। आपको भी हल करके लगाना है। अब सेकंड नंबर यहाँ पे अपन क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे मजबूत संबंध को दर्शाता है? ये आपको दर्शाना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको एक ऑप्शन का चूज करना है। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर में जो आंसर बनने वाला है, बी ऑप्शन बनने वाला है, -0.95। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, और आपको कमेंट करना है दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं तथा आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन हो पा रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ओजाई वक्र का उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो मीन के लिए किया जाता है, मोड के लिए, मीडियन के लिए या ज्योमेट्रिक मीन के लिए किया जाता है? आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है दोस्तों, मीडियन के लिए किया जाता है, मध्यिका के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच इंडेक्स नंबर इज नॉन एज द आइडियल इंडेक्स नंबर? किस सूचकांक को आदर्श सूचकांक के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्पेयर है, पासे है, फीसर है या मार्शल एजग्रोथ है, एजवर्थ है? तो बताना है आपको। तो दोस्तों कौन सा होता है? अगर आप इंडेक्स की बात करते हो, सूचकांक की बात करते हो, तो वहाँ पे जो फीसर सूचकांक होता है इसको आदर्श माना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर की, यहाँ पे अपन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए लॉरेंज कर्व द क्लोजर द कर्व इज टू द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेशन द डैश इज द इनइक्वलिटी। लॉरेंज वक्र में एक समान वितरण की रेखा के जितना करीब होता है, असमानता उतनी ही होती है, अधिक होती है, लोअर कम होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है या जीरो होती है? ये आपको बताना है।
लोरेंज वक्र में वक्र समान वितरण की रेखा के जितना करीब होता है, असमानता उतनी ही क्या होती है, कम होती है, उतनी क्या होती है, कम होती है, लोअर होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट अपन 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ उत्पादन संभावना सीमा पीपीएफ मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। इसका कारण क्या है? तो घटती अवसर लागत है, बढ़ती अवसर लागत है, स्तर अवसर लागत है या ऋणात्मक अवसर लागत है। तो ये आपको बताना है 6 नंबर में। तो 6 नंबर में जो आंसर बनने वाला है वो दोस्तों इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बढ़ती अवसर लागत। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। वेन मार्जिन यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज, जब सीमांत उपयुक्तता शून्य होती है तब कुल उपयुक्तता क्या होती है, ये बताना आपको। मिनिमम होती है, न्यूनतम, जीरो शून्य होती है, मैक्सिमम अधिकतम होती है, नेगेटिव या ऋणात्मक होती है, ये आपको बताना है। जब सीमांत उपयुक्तता शून्य होती है तब कुल उपयुक्तता क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स द इंडिफरेंस कर्व विल बी, यदि दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है तो तटस्थ वक्र कैसा होगा? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, एल आकार का एक सीधी रेखा या मूल बिंदु की ओर नतोदर। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइनियर डिमांड कर्व इज, एक रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लॉच होती है। ये आपको बताना है मांग की कीमत लॉच क्या होती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है। तो 9 में जो आंसर आपका बनने वाला है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन बनने वाला है। 10 नंबर की बात करें यहाँ पे अपन, रिटर्न टू ए फैक्टर रेफर टू द, एक कारक के प्रतिफल का तात्पर्य है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, स्तर अनुपात उत्पादन फिक्स है, प्रोपोर्शन प्रोडक्शन, पैमाने के स्तर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये आपको बताना है 10 नंबर। तो रिटर्न टू ए फैक्टर रिफर टू द, एक कारक के प्रतिफल का तात्पर्य होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। एट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर द MRMC अप्रोच, MRMC दृष्टिकोण के तहत उत्पादन संतुलन के बिंदु पर MR इक्वल MC मस्ट बी राइजिंग, MC बढ़ता हुआ होना चाहिए, बहुत A एंड B, और MR ज़्यादा है MC से। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो 11 का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला दोस्तों MR इक्वल MC और MC बढ़ता हुआ होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन है। प्राइस सेलिंग इज जनरली इम्पोज्ड ऑन, कीमत सीमा आमतौर पर किस पर लगाई जाती है? लग्जरी गुड्स पर लगाई जाती है, विलासिता की वस्तुओं पर, आवश्यक वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर, या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कृषि निर्यात पर, किस पर लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो कीमत सीमा आमतौर पर दोस्तों जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन पर लगाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो समष्टि अर्थशास्त्र से करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह है, फ्लो है? तो यहाँ पे वेल्थ धन है, कैपिटल है, इनकम है, मनी सप्लाई है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आंसर बनने वाला अपना सी ऑप्शन बनने वाला है, यानी इनकम क्या है, एक प्रवाह है, चर है। 40 नंबर है। इफ MPC इक्वल 0.75 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के इज, के की यहाँ पे मान पूछा हमें, तो यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन में से आपको। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब आप MPC कैलकुलेट करोगे तो आपको MPC दे रखा है, उसका फॉर्मूला यूज़ करके निकालोगे तो ईजिली ये निकल जाएगा। तो इसका आंसर बनने वाला है दोस्तों 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी में शामिल है। तो यहाँ पे बताना C+DD+OD, C+R करेंसी प्लस रिजर्व विथ RBI, M1+M2 ओनली गोल्ड रिजर्व है। तो बताना है। तो यहाँ पे आंसर जो बनने वाला है कि उच्च शक्ति जो मुद्रा है उसमें शामिल होता है C+R,
C+R, करेंसी प्लस रिजर्व विथ RBI। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेपो दर वह जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता को उधार देते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, वाणिज्यिक बैंक RBI को उधार देते हैं, सरकार RBI से उधार लेती है। तो जो रेपो दर वह दर होती है जिस पर जो RBI लेंड टू कॉमर्शियल बैंक, यानी कि RBI वाणिज्यिक बैंक को क्या करते हैं, उधार देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर कैलकुलेटेड एज, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की गणना की जाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, डायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो 17 नंबर का आपको आंसर बताना है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की जो गणना की जाती है वो की जाती है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होने वाला है। 80 नंबर है, न्यून मांग की स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए। इन द केस ऑफ डिफिशिएंट डिमांड द गवर्नमेंट शुड, तो कर बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज टैक्स करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय कम करना चाहिए, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिट्यूर, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिट्यूर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना है, या रिड्यूस मनी सप्लाई मुद्रा आपूर्ति कम करना है। तो यहाँ पे जो 80 नंबर का आंसर होने वाला दोस्तों सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन 90 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। इनकम टैक्स, आयकर, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ब्याज प्राप्तियाँ, बोरोविंग्स, प्रॉफिट ऑफ PSUS, सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ। तो एक ऑप्शन का आपको चूज करना है। तो यहाँ पे सरकारी बजट में निम्न में कौन सी एक पूंजीगत प्राप्ति है, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है बोरोविंग्स। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ए मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज, प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। फिक्स्ड रेट, क्लीन फ्लोटिंग, स्वच्छ फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, या यहाँ पे पेग्ड दर। तो ये बताना है 20 का, और जो 20 का आंसर बनने वाला है कि प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है डर्टी फ्लोटिंग। यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे अब दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग है। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी विकसित, यानी डेवलपमेंट, या गतिशील, या फिर जीवंत, या आत्मनिर्भर। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चूज करना है। तो कैसी थी दोस्तों, गतिशील थी, बी ऑप्शन। गतिहीन थी, क्या थी, गतिहीन। 22 देखो, द ग्रेट लेप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन चाइना इज 1952, चीन में 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए, व्यापक औद्योगिकरण के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए, किसके लिए किया गया था ये आपको बताना है। तो वो किया गया था व्यापक औद्योगिकरण के लिए, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनने वाला है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, नई आर्थिक नीति 1991 के तहत उदारीकरण का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइसेंस, परमिट, राज्य की समाप्ति, PSU की बिक्री, वैश्वीकरण, एकीकरण, तो राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है, उदारीकरण का अर्थ है एंड ऑफ लाइसेंस, परमिट, राज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनने वाला है। सेकंड है, भारत में रोजगार में किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है, टेरिटरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किस में है ये आपको बताना है। तो 24 का आंसर बनने वाला है प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी, यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अपन 25 नंबर क्वेश्चन की, सतत विकास को पहली बार किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, विश्व बैंक के द्वारा, ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या कयोतो प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ये आपको बताना है। तो 25 का जो आंसर बनने वाला है वह ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा इसे परिभाषित किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारत में GST वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया था, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 है, 1 जुलाई 2017 है, 8 नवंबर 2016 है, और 1 जनवरी 2016 है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको एक ऑप्शन का चूज करना है। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है बी 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नाबार्ड की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 27 का जो आंसर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक आंसर का चूज करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 1982, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए चुनौती नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो प्रतिभा पलायन, बढ़ती जनसंख्या, निम्न शैक्षणिक मानक, IT सेवाओं का विस्तार।
तो यहाँ पे जो 28 का जो आंसर बनने वाला है वो एक्सपेंशन ऑफ IT सर्विस, IT सेवाओं का क्या है, विस्तार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होने वाला है आंसर। 29 नंबर का आंसर है यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ इज, भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए महाविभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर 1951 में, 1921 में, 1991 में या 2001 में। तो दोस्तों वो था 1921, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। संसाधनों का पुनर्वितरण, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, निजी प्रमुख के लाभों को अधिकतम करना, आर्थिक स्थिरता। तो ये आपको बताना है। तो 30 नंबर है, कौन सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, निजी प्रमुख के लाभ को अधिकतम करना ये सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करें, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भुगतान शेष में अदृश्य मदों का क्या तात्पर्य है। वस्तुओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, या फिर तस्करी सामान। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है 31 का। तो 31 का आंसर होने वाला है बैंकिंग और बीमा सेवाएं, यानी कि सी ऑप्शन होने वाला है। फिर यहाँ पे दे रखा है यदि APS इक्वल -0.2 है तो APC का यहाँ पे आपको क्या बताना है, मान बताना है 32 में। तो 32 में जो आंसर बनने वाला है 1.2, यानी कि ए ऑप्शन आपका बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन 33, अंडर विच मार्केट फ्रॉम इट फर्म डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिटी, यहाँ पे किस बाजार के रूप में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः क्या होता है, लोचदार होता है। एकाधिकार में या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में या अल्पाधिकार में, ये आपको बताना है। तो वो किस में होता है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1956 ने प्राथमिक महत्व किसे दिया, लघु उद्योग को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, या एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसको दिया था। जो 1956 की जो औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव था उसमें किसको प्राथमिक महत्व दिया गया था, ये आपको बताना है। तो वो दिया गया था दोस्तों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35, वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड एज, मूल्यवर्धन की गणना कैसे की जाती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस सेल्स, फाइनल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आपको बताना है 35 में। तो 35 का जो आंसर बनने वाला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, द ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी वाज ए फीचर ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द विच कंट्री, दोहरी मूल्य निर्धारण नीति किस देश के विकास रणनीति की विशेषता थी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और USA। तो यहाँ पे 36 नंबर का आंसर बताना, तो वो किसकी थी, चाइना की थी, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है GST, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स या कस्टम ड्यूटी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर तटस्थ वक्रों के बीच की दूरी क्या दर्शाती है, कीमतों में अंतर, उपयुक्त स्तरों में अंतर, केवल आय में अंतर, या बाजार की अपूर्णता। तो वो दर्शाती है दोस्तों उपयोगिता स्तरों में अंतर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दोस्तों ये 39 और 40 ये लास्ट MCQ है, क्योंकि आपके 40 MCQ ही पूछे जाएंगे। तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में जैविक खेती किस पर आधारित है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरक पर, या परिस्थिति अनुकूल तकनीक पर, HYV बीज पर, या अत्यधिक सिंचाई पर, किस पर आधारित है, ये आपको बताना है 39 में। तो 39 का जो आंसर होने वाला है पारिस्थितिकी अनुकूल तकनीक पर, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि सहसंबंध गुणांक R का मान 0 है तो इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो ये पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है, कोई रेखीय संबंध नहीं है, पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध है, या मजबूत संबंध है। जब भी सहसंबंध गुणांक R का मान 0 होता है तो उसका मतलब है कि कोई भी वहाँ पे रेखीय सहसंबंध नहीं है, तो बी ऑप्शन है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 40 में से आपकी कितने क्वेश्चन करेक्ट है, वो भी नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। और आपको ऐसे दोस्तों डेली प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इसके ऊपर भी दोस्तों आप में सुधार होगा। जैसे मान लो आज आप पहले टेस्ट में 10 नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो,
जैसे आप दूसरा टेस्ट देंगे तो उसमें आपको सुधार करना है, कम से कम आप क्या कितने करो, 5 ही करो। ऐसे करते करते दोस्तों आप एक भी नेगेटिव मार्किंग आप लास्ट तक नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों अपन इसी कड़ी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। आगे आपके जो 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो हर एक टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ये दोस्तों, हासमान सीमांत उपयुक्तता के नियम और एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन तक पहुंचने में इसकी क्या भूमिका रहने वाली है, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा दोस्तों, प्रोडक्शन पावर उत्पादन शक्ति से आपका क्वेश्चन लिया गया है। एक कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल में परिवर्ती अनुपात नियम क्यों लागू होता है। ये 2 क्वेश्चन आपको देखना है कि आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो ये आपको जरूर देखना, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। तो यहाँ पे फिर थर्ड टॉपिक दोस्तों आपका मार्केट है। मार्केट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के तहत एक फर्म के AR और MR वक्रों की तुलना करें। पूर्व में फर्म कीमत स्वीकारक क्यों होती है, इस पर भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेशनल इनकम से क्वेश्चन लिया गया है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव की व्याख्या करें। शरण और अंतःक्षेपण इस प्रभाव को कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। मुद्रा और बैंकिंग से लिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का उपयोग कैसे करता है। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट जो सरकारी बजट से रिलेटेड है। राजस्व घाटे राजकोषीय घाटे के बीच आपको अंतर बताना है। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का अधिक गंभीर संकेतक कौन सा है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में भी बताना है। इस प्रकार यहाँ पे अपन 6 डिस्क्रिप्टिव देख चुके हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। 7 जो आपका टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। इससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि भुगतान शेष में स्वायत्त और समायोजन मदों के बीच क्या अंतर है। स्थिर विनिमय दर के तहत BOP के घाटे को कैसे सुधारा जाता है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन लिया गया है। 1991 की LPG उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या इससे भारत में रोजगार विहीन विकास हुआ है, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अपन स्टैटिक्स से रिलेटेड देखेंगे, सांख्यिकी से रिलेटेड 9 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक बैरोमीटर के रूप में सूचकांक के महत्व पर चर्चा करें। CPI और WPI के बीच अंतर को भी आपको सापेक्ष में क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब पावर्टी और ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। एवरी टॉपिक से दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का कारण और प्रभाव दोनों है, इसका तन की आपको क्या करनी है, पुष्टि करनी है। फिर यहाँ पे अपन बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास से रिलेटेड है। सतत विकास को परिभाषित करें। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में इसे प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 रणनीतियों की क्या करें, व्याख्या करें। फिर कंपैरेटिव डेवलपमेंट तुलनात्मक विकास। भारत और पाकिस्तान चीन के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान की तुलना करें। भारत की तुलना में चीन तीव्र औद्योगिकरण में क्यों सफल रहा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करें 30 नंबर की। ये दोस्तों कोरिलेशन डिस्पर्सन से रिलेटेड है कि काल पीरेशन के सहसंबंध गुणांक की व्याख्या करें। +1, -1 और 0 का सहसंबंध क्या दर्शाता है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। अब दोस्तों रूरल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण और स्वयं सहायता समूह की भूमिका का भी आपको मूल्यांकन करना है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपके, वो सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि उत्पादन संभावना सीमा की अवधारणा को आपको समझाना है। संसाधनों में वृद्धि और तकनीकी प्रगति PPF को कैसे प्रभावित करता है, ये बताना है। दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि आपके टोटल 40 MCQ में से नेगेटिव मार्किंग के आफ्टर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये 15 डिस्क्रिप्टिव, इनमें से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी आपको कमेंट में करना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये सारा का सारा जो आपको क्वेश्चन PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से PDF आप प्राप्त इजीली कर सकते हो। डेली दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत कम समय है। अभी आपको क्या करना है, पूरे कंप्लीट सिलेबस में एक मॉक टेस्ट डेली का दोस्तों आपको लगाते रहना है और आपको तैयारी करते रहना है। ये दोस्तों ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, ये बहुत ही एक छोटी सी क्लास है और आप अपने आप में 20 से 25 मिनट निकालिए, इसको देखिए और अपनी प्रैक्टिस डेली करते रहिए। आपको डेली कंप्लीट सिलेबस याद भी करना है और साथ में एक मॉक टेस्ट भी लगाना है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।